आज हम 1857 के उस दौर की गहराई से पड़ताल करेंगे जब आज़ादी की पहली लड़ाई की जो लपटें थीं वो राजस्थान की धरती तक पहुंची थीं। जी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो कुछ अकादमिक शोध पत्र और विस्तृत ऐतिहासिक नोट्स हैं और ये बताते हैं कि राजस्थान में जो हुआ वो सिर्फ दिल्ली या मेरठ की घटनाओं का एक छोटा सा हिस्सा नहीं था। बिल्कुल नहीं था। यहाँ बगावत की एक अलग कहानी थी जिसमें स्थानीय जुनून और शौर्य की कई अनूठी परतें थीं। बिल्कुल। अक्सर जब हम 1857 की बात करते हैं ना, हाँ। तो हमारा ध्यान कुछ बड़े केंद्रों पर ही रहता है। हाँ, सही कहा। लेकिन ये स्रोत हमें राजस्थान के अंदरूनी हिस्सों में ले जाते हैं और दिखाते हैं कि कैसे यहाँ की रियासतों, सामंतों और आम लोगों का गुस्सा अंग्रेजों के खिलाफ फूट पड़ा था। और ये वो गुस्सा था जो सालों से सुलग रहा था। तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि राजस्थान में क्रांति की जमीन कैसे तैयार हुई। जी। नसीराबाद में पहली चिंगारी कैसे भड़की, फिर आवा और कोटा में इसने एक बड़े जन आंदोलन का रूप कैसे लिया और कैसे इस विद्रोह की गूंज आज भी यहाँ के लोकगीतों में सुनाई देती है। तो सबसे पहले उस जमीन को समझते हैं जहाँ ये सब होने वाला था। 1857 आते आते राजस्थान की रियासतों में असंतोष की वजहें क्या थीं? ऐसा क्या हो रहा था कि लोग इतने गुस्से में थे? देखिए, इसकी जड़ें काफी गहरी हैं और हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, करीब 1818 तक। अच्छा। उस समय अंग्रेजों ने रियासतों के साथ सहायक संधियां यानी कि सब्सिडरी अलायंसेस की थीं। अब सुनने में तो ये संधियां मदद के लिए थी, पर असल में ये रियासतों की आजादी छीनने का एक बहुत चालाक तरीका थी। चालाक तरीका कैसे? मतलब इन संधियों में ऐसा क्या था? अब सोचिए, राजाओं से कहा गया कि आप अपनी सेना नहीं रख सकते। अपनी सेना नहीं रख सकते? नहीं, आपकी सुरक्षा के लिए हम अपनी सेना की एक टुकड़ी आपकी राजधानी में रखेंगे और इस अंग्रेजी सेना का पूरा खर्चा वो भी आपको ही उठाना होगा। अरे, मतलब अपने ही घर में अपने ही खर्चे पर आप पर नजर रखी जा रही थी? बिल्कुल। अंग्रेजों का दखल रियासत के हर छोटे बड़े मामले में बढ़ गया था। उन्होंने सामंतों यानी जो जागीरदार थे, उनके अधिकार कम कर दिए। तो वो नाराज हो गए? जाहिर है। और आम लोगों पर टैक्स का बोझ इतना बढ़ गया था कि किसान और व्यापारी मतलब सब परेशान थे। तो मतलब बारूद तो हर तरफ इकट्ठा हो ही रहा था, बस वो एक चिंगारी की जरूरत थी। हाँ, और वो चिंगारी बने वो चर्बी वाले कारतूस। बिल्कुल, वो चिंगारी ही थे। जब पुरानी ब्राउन बेस राइफल की जगह नई एनफील्ड राइफल आई जी। तो उसके कारतूस को लोड करने से पहले मुंह से काटना पड़ता था। जैसे ही ये बात फैली कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है, ओह, तो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सैनिकों को लगा कि अंग्रेज जानबूझकर उनका धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। ये सिर्फ एक अफवाह नहीं थी, ये उनके लिए अपनी पहचान पर सीधा हमला था। सीधा हमला। और हमारे स्रोत ये भी बताते हैं कि उसी समय आटे में हड्डियों का चूरा मिलाने की अफवाह ने इस डर को और भी पक्का कर दिया। एक तरह से भरोसे का पूरी तरह कत्ल हो चुका था। अच्छा, उस वक्त यहाँ अंग्रेजों का फौजी और प्रशासनिक ढांचा कैसा था? मतलब उनकी पकड़ कितनी मजबूत थी? देखिए, ऊपरी तौर पर तो मजबूत लगती थी। 1832 में अजमेर में राजपुताना एजेंसी का मुख्यालय बना, जिसका मुखिया होता था एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल। 1857 में इस पद पर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। ठीक है। पूरे राजपुताना में 6 मुख्य सैनिक छावनियां थीं: नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरनपुरा और खैरवाड़ा। 6 छावनियां। हाँ, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प और अंग्रेजों के लिए कह सकते हैं कि खतरनाक बात थी। वो क्या? इन छावनियों में करीब 5000 देसी सिपाही थे, पर गोरे सिपाही 30 भी नहीं थे। एक भी यूरोपीय सैनिक नहीं था। क्या 5000 भारतीय सैनिकों पर सिर्फ मुट्ठी भर अंग्रेज अफसर? ये तो एक बहुत बड़ा जोखिम था। बहुत बड़ा। अंग्रेजों को देसी सैनिकों की वफादारी पर पूरा भरोसा था, लेकिन वो ये समझ नहीं पाए कि सालों का दबा हुआ गुस्सा अब किसी भी पल फट सकता है। और वो फटा भी। मेरठ में 10 मई को विद्रोह हो चुका था। उन दिनों तो कोई सोशल मीडिया था नहीं, तो ये खबर राजस्थान की छावनियों तक कैसे और कितनी तेजी से पहुंची होगी? खबरें पहुंच रही थीं, भले ही धीरे धीरे। जो एजीजी लॉरेंस था, वो उस समय माउंट आबू में था। अच्छा। जैसे ही उसे मेरठ की खबर मिली, उसने फौरन सभी राजाओं को हुक्म भेजा कि वे अपनी रियासतों में शांति बनाए रखें और विद्रोहियों को कुचल दें। लेकिन शायद तब तक देर हो चुकी थी। हाँ, वो देर कर चुका था। राजस्थान में क्रांति का बिगुल बजा 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी से।
नसीराबाद से ही क्यों? वहाँ ऐसा क्या हुआ? देखिए, नसीराबाद में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री तैनात थी और वो मेरठ से ही आई थी। अच्छा, तो उन पर तो शक होना ही था। बिल्कुल, अंग्रेज उन पर शक कर रहे थे। उन्होंने इस टुकड़ी की निगरानी के लिए बाहर से यूरोपीय सैनिक और तोपें मंगवा ली। ये बात भारतीय सैनिकों को बहुत चुभ गई। तो दोपहर करीब 3 बजे बख्तावर सिंह नाम के एक सैनिक ने अंग्रेज अधिकारी प्रिचार्ड से सीधे सीधे पूछ लिया। क्या पूछा? उसने पूछा, क्या आपको हम पर भरोसा नहीं है? अगर नहीं है तो हमें साफ साफ बताइए। ये तो सीधा टकराव था। हाँ, और जब प्रिचार्ड कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया तो विद्रोह भड़क उठा। और फिर? और क्रांतिकारियों ने सबसे पहले तोपखाने पर कब्जा किया। ये एक बहुत सोची समझी रणनीति थी। अच्छा। उन्हें पता था कि बिना तोपखाने के वो अंग्रेजों की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते। ये दिखाता है कि ये सिर्फ गुस्से में उठाया गया कदम नहीं था, इसमें एक फौजी समझ भी शामिल थी। मतलब ये कोई अंधी बगावत नहीं थी, इसके पीछे एक प्लान था। और इस विद्रोह का नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि नसीराबाद में अंग्रेजी हुकूमत का ढांचा कुछ ही घंटों में ढह गया। कुछ ही घंटों में? हाँ, इस संघर्ष में 2 बड़े अंग्रेज अधिकारी मेजर स्पॉटिसवुड और कर्नल न्यूबरी मारे गए। एक तीसरे अधिकारी कर्नल पेनी की भगदड़ में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। बाप रे! विद्रोहियों ने अफसरों के बंगले जला दिए, सरकारी खजाना लूटा और फिर दिल्ली चलो के नारे के साथ दिल्ली की ओर निकल पड़े। उनका लक्ष्य साफ था, मुख्य क्रांति में शामिल होना। नसीराबाद की ये आग यकीनन बाकी छावनियों तक भी पहुंची होगी। अगला नंबर किसका था? कुछ ही दिनों बाद 3 जून को ये लपटें नीमच छावनी तक पहुंच गईं। नीमच। वहां का किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। अंग्रेज कर्नल हाबर्ट ने सभी सैनिकों को इकट्ठा किया और उन्हें वफादारी की शपथ लेने को कहा। तभी मोहम्मद अली बेग नाम का एक सैनिक आगे आया और उसने शपथ लेने से साफ इनकार कर दिया। भरी सभा में एक सैनिक का इनकार, ये तो बहुत बड़ी बात थी। उसने कहा क्या? उसने कर्नल एबर्ट से कहा, आपने अपनी शपथ नहीं निभाई। जब आपने अवध पर कब्जा कर लिया तो हम अपनी शपथ क्यों निभाएं? वाह, ये तो अंग्रेजों के मुंह पर तमाचा था। बिल्कुल। इसके तुरंत बाद हीरा सिंह के नेतृत्व में सैनिकों ने बगावत कर दी और शस्त्रागार में आग लगा दी। और यहाँ भी अंग्रेजों को भागना पड़ा होगा। हाँ, करीब 40 अंग्रेज अफसर अपने परिवारों के साथ भागे। लेकिन यहाँ कहानी में एक मोड़ आता है। क्या? उन्हें पहले डूंगला गांव के एक किसान रूगाराम ने अपने घर में पनाह दी। एक किसान ने? जी। और बाद में मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने उन सभी को बड़ी इज्जत के साथ पिछोला झील के खूबसूरत जगमंदिर महलों में ठहराया। ये तो बड़ी विरोधाभासी बात है। एक तरफ सैनिक अंग्रेजों को मार रहे हैं और दूसरी तरफ एक महाराणा उन्हें शाही मेहमान बना रहा है। मतलब सारे राजे रजवाड़े क्रांति के साथ नहीं थे। बिल्कुल नहीं। ज्यादातर बड़े राजा महाराजा अंग्रेजों के वफादार बने रहे। ये इस क्रांति की एक बड़ी कमजोरी भी साबित हुई। अच्छा। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं था। जब विद्रोह की लहर 21 अगस्त को एरनपुरा छावनी पहुंची तो वहां से एक ऐसा नारा गूंजा जो राजस्थान की क्रांति का प्रतीक बन गया। मारो फिरंगी, दिल्ली चलो। वही। शीतल प्रसाद, मोती खां और तिलक राम के नेतृत्व में जोधपुर लीजन के सैनिक दिल्ली के लिए निकले और यहीं रास्ते में उनकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो इस क्रांति का सबसे बड़ा स्थानीय नायक बना। आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। बिल्कुल। आउवा का संघर्ष तो अपने आप में एक पूरी गाथा है। ठाकुर कुशाल सिंह इस लड़ाई में क्यों शामिल हुए? क्या वो सिर्फ आजादी के लिए लड़ रहे थे या उनकी कोई अपनी वजह भी थी? देखिए, दोनों बातें थीं। कुशाल सिंह एक बहुत शक्तिशाली सामंत थे और जोधपुर के महाराजा और अंग्रेजों दोनों से उनकी अनबन चल रही थी। अच्छा। अंग्रेज उनके अधिकारों में कटौती कर रहे थे, तो जब विद्रोही सैनिक उनके पास पहुंचे तो उन्हें अपनी लड़ाई लड़ने का एक मौका दिखा। ये निजी सम्मान और राष्ट्रीय स्वाभिमान की मिलीजुली लड़ाई थी। और उनके नेतृत्व में तो 2 बहुत मशहूर युद्ध हुए थे। हाँ, 2 ऐसे युद्ध जिन्होंने अंग्रेजों को हिला कर रख दिया। पहला 8 सितंबर 1857 को बिठोड़ा का युद्ध, जिसमें कुशाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राजकीय फौज को बुरी तरह हराया। और दूसरा ठीक 10 दिन बाद 18 सितंबर को चेलावास का युद्ध। इसे काले गोरों का युद्ध भी कहा जाता है ना? हाँ बिल्कुल, काले गोरों का युद्ध। क्यों? क्योंकि इसमें एक तरफ भारतीय क्रांतिकारी थे यानी काले और दूसरी तरफ अंग्रेज अफसर और जोधपुर की सेना यानी गोरे। अच्छा। और इस युद्ध में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे राजपूताना में सनसनी फैला दी। जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन मैकमेसन मारा गया। सिर्फ मारा ही नहीं गया था? नहीं, क्रांतिकारियों ने उसका सिर काटकर आउवा के किले के मुख्य दरवाजे पर लटका दिया। किले के दरवाजे पर? ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये एक ऐलान था, एक संदेश था। एक संदेश कि अब यहाँ अंग्रेजों का राज नहीं चलेगा। हाँ। इसका असर तो बहुत गहरा पड़ा होगा। बहुत गहरा। ये अंग्रेजी सत्ता को एक खुली अपमानजनक चुनौती थी। अंग्रेज इससे बौखला गए।
जनवरी 1858 में ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में एक विशाल सेना ने आउवा पर हमला किया। भयंकर लड़ाई हुई। कुशाल सिंह को अंत में किला छोड़कर सलुम्बर में शरण लेनी पड़ी। अंग्रेजों ने किले पर कब्जा कर लिया और बदले की भावना से उनकी कुलदेवी सुगाली माता की मूर्ति को अजमेर ले गए। सुगाली माता, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके 10 सिर और 54 हाथ थे। जी हाँ, वो क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत थी। अंग्रेजों ने मूर्ति को हटाकर उस प्रेरणा के स्रोत को ही खत्म करने की कोशिश की। और ठाकुर कुशाल सिंह का क्या हुआ? बाद में कुशाल सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन उनके खिलाफ बिठाए गए मेजर टेलर आयोग को उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और उन्हें रिहा करना पड़ा। अच्छा, ये उनकी स्थानीय लोकप्रियता का सबूत था। बिल्कुल। तो जहाँ एक तरफ नसीराबाद और एरनपुरा में विद्रोह की कमान सैनिकों के हाथ में थी, वहीं कोटा में इस कहानी ने एक बिल्कुल अलग मोड़ ले लिया। हाँ। वहां ये लड़ाई छावनी से निकलकर शहर की गलियों में आ गई, और इसे सैनिकों ने नहीं बल्कि आम जनता ने लड़ा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। कोटा में जो हुआ वो राजस्थान का सबसे सुनियोजित और सबसे व्यापक जनविद्रोह था। जनविद्रोह? हाँ, यहाँ कोई छावनी नहीं थी, फिर भी 15 अक्टूबर 1857 को बगावत हुई और इसके नेता थे एक वकील लाला जयदयाल और एक रिसालदार मेहराब खां। वकील और रिसालदार, मतलब सेना और नागरिक दोनों मिलकर लड़ रहे थे। हाँ, और उन्होंने बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से काम किया। उन्होंने कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन, उसके 2 बेटों और एक डॉक्टर की हत्या कर दी। ओह! और सिर्फ हत्या नहीं की, बर्टन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में भाले पर रखकर घुमाया गया। पूरे शहर में? जी। ये दिखाता है कि आम लोगों में अंग्रेजों के खिलाफ कितना गुस्सा भरा हुआ था। और उन्होंने कोटा के शासक महाराव राम सिंह द्वितीय का क्या किया? उन्होंने महाराव को महल में ही नजरबंद कर दिया। एक तरह से कोटा पर लगभग 6 महीनों तक क्रांतिकारियों का शासन रहा। 6 महीने तक? हाँ, उन्होंने महाराव से जबरदस्ती एक 9 शर्तों वाले संधि पत्र पर दस्तखत करवाए, जिसमें यह लिखवाया गया था कि मेजर बर्टन की हत्या महाराव के आदेश से हुई है। ये तो उनकी एक बहुत बड़ी कूटनीतिक चाल थी, ताकि महाराव अंग्रेजों से मदद न मांग सकें। बिल्कुल। तो फिर महाराव आजाद कैसे हुए? अंग्रेजों ने करौली के राजा मदनपाल की मदद ली। मदनपाल ने अपनी सेना भेजकर महाराव को मुक्त करवाया। अच्छा। हाँ, अंग्रेज इस मदद से इतने खुश हुए कि उन्होंने मदनपाल की तोपों की सलामी 13 से बढ़ाकर 17 कर दी। और जबकि कोटा के महाराव राम सिंह की सलामी, जो विद्रोह को दबा नहीं पाए थे, 15 से घटाकर 11 कर दी। ये अंग्रेजों का इनाम और सजा देने का तरीका था। जी। इस पूरे परिदृश्य में एक बड़े राष्ट्रीय क्रांतिकारी तात्या टोपे की भी भूमिका रही। वो राजस्थान क्यों आए थे? तात्या टोपे मदद और समर्थन की उम्मीद में 2 बार राजस्थान आए। ग्वालियर हारने के बाद उन्हें एक सुरक्षित ठिकाने और नई सेना की जरूरत थी। वो जैसलमेर को छोड़कर लगभग हर रियासत में घूमे, राजाओं से मदद मांगी। जी। सलुम्बर के केसरी सिंह जैसे कुछ सामंतों ने उन्हें शरण और मदद दी। लेकिन जैसा हमने पहले बात की, ज्यादातर बड़े राजा अंग्रेजों के साथ थे। और उनका अंत भी तो एक धोखे की वजह से हुआ। हाँ, ये बहुत दुखद था। नरवर के जंगलों में उनके ही एक साथी जागीरदार मानसिंह नरूका ने विश्वासघात किया और उन्हें सोते हुए पकड़वा दिया। 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में उन्हें फांसी दे दी गई। और तात्या टोपे की शहादत के साथ ही राजस्थान में 1857 की क्रांति की अंतिम लौ भी लगभग बुझ गई। ये सारी घटनाएं तो बहुत बड़ी थी, लेकिन ये सिर्फ इतिहास की किताबों का हिस्सा बनकर नहीं रह गईं। इन्हें तो राजस्थान के लोगों ने अपनी कला, संस्कृति और साहित्य में भी जिंदा रखा है। बिल्कुल, और शायद यही इस क्रांति का सबसे जीवंत पहलू है। जब अंग्रेज अपना इतिहास लिख रहे थे, तब राजस्थान के आम लोग अपना इतिहास रच रहे थे, गीतों और कविताओं में। हाँ, आज भी भरतपुर में होली के मौके पर लोग गाते हैं, गोरा हट जा राज भरतपुर को रे। सोचिए, 1500 साल बाद भी वो भावना कितनी ताजी है। वाकई। और हमारे स्रोत कुछ कवियों का भी जिक्र करते हैं जिन्होंने अपनी कलम को तलवार बना लिया था। हाँ, जोधपुर के कवि बाकीदास ने लिखा आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, जिसमें उन्होंने अंग्रेजी राज की नीतियों की तीखी आलोचना की। और बूंदी के महाकवि सूर्यमल मीसण, उन्होंने तो अपनी रचना वीर सतसई से लोगों में जोश भर दिया। उनके दोहे आग की तरह फैल गए और लोगों को लड़ने की प्रेरणा दी। ये कविताएं और गीत उस दौर की भावनाओं का वो दस्तावेज हैं जो किसी सरकारी फाइल में नहीं मिल सकता। बिल्कुल, ये बताते हैं कि आम लोग क्या सोच रहे थे, क्या महसूस कर रहे थे। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो क्या कहेंगे? राजस्थान में 1857 की क्रांति सिर्फ कुछ सैनिक विद्रोहों का समूह नहीं थी। बिल्कुल नहीं, ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें कई रंग थे। कहीं सैनिक लड़ रहे थे तो कहीं ठाकुर और सामंत अपने सम्मान के लिए।
और कोटा जैसी जगह पर तो आम जनता ही नायक बन गई। सही कहा। यह दिखाता है कि आजादी की इस पहली बड़ी लड़ाई के कई स्थानीय चेहरे थे, जिनकी अपनी कहानियां, अपने नायक और अपनी एक विरासत थी। ये एक राष्ट्रीय घटना थी, लेकिन इसे स्थानीय संघर्षों ने ही ऊर्जा दी थी। और ये विरासत आज भी जिंदा है। हाँ, लोकगीतों में, कहानियों में और लोगों की यादों में। ये सिर्फ एक असफल विद्रोह की कहानी नहीं है, बल्कि उस अदम्य साहस और स्वाभिमान की कहानी है जो राजस्थान की मिट्टी में बसी है। और श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार, ये सोचने वाली बात है कि कैसे इतिहास को आधिकारिक दस्तावेजों के अलावा लोकगीतों और लोक कथाओं के माध्यम से भी पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रखा जाता है। तो सवाल ये उठता है कि असली इतिहास कौन सा है, वो जो विजेता लिखवाते हैं या वो जो लोगों की यादों और गीतों में जिंदा रहता है। और जब दोनों में फर्क हो तो हम सच किसे माने? इस पर